पाठ्य पुस्तक आरोह से काव्य खंड में पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे ध्यान से सुने। इस पाठ में कवि ने वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों का चित्रण किया है। इस पाठ के रचयिता श्री आलोकनाथ धनबा हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बताते हुए पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित पतंग नामक कविता से लिया गया। इसके रचयिता आधुनिक कवि श्री आलोक जी धनबा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों का जीवंत चित्रण किया। प्रकृति के परिवर्तित रूप के साथ बच्चों का मन भी कुलाचा भरने लगा है। व्याख्या: पतंग यहाँ एक खेल या मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, वह एक प्रतीक है ऊंचाइयों का, जिसे किशोर मन साधे हुए सर्वप्रथम कब भादों के महीने का बीत जाना और सवेरे के आने की घोषणा करता है। इससे स्पष्ट है कि भादों काले काले बादलों से आच्छादित वर्षा का महीना है, जिसमें अंधेरा रहता है। साथ ही वर्षा आसमान को धो धोकर साफ सुथरा कर देती है। इस धुले को हुए आसमान में जब सवेरा होता है तो नम और गुलाबी रंग आसमान में छा जाता है। शरद ऋतु आरंभ हुई है, एक सेत को पार करके आई। यह मौसम अपनी नई चमकीली साइकिल चलाकर आया है। साइकिल घंटी बजाकर चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है। अर्थात भादों का महीना और बारिश का मौसम खेलने में बाधा डालने वाला समय चला गया। अब चमकीली धूप के लिए जो बच्चों को आकर्षित करती है कि आओ बच्चों, आओ खेलो। बच्चों का मन धुले हुए विस्तृत आकाश के जैसा, जो पतंग रूपी उमंगों और इच्छाओं को ऊंचाई पर चढ़ने के प्रेरित कर रहा है। पतंग उन सपनों का प्रतीक है जो किशोर के मन में जागते हैं। सपने संसार की सबसे रंगीन चीज़ें, सपने सबसे हल्के हैं। सपने ही तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। सपने सबसे नाजुक भी होते हैं, बड़ी जल्दी टूट भी जाते हैं। कब के सभी शब्द पतंगों का ऐसा सुंदर चित्रण कर रहे हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के एक समूह का चित्र साकार सजीव उड़ता है, पर साथ ही प्रतीक भी सार्थक हो जाता है। बिंब और प्रतीक दोनों ही सशक्त पाठक को आकर्षित करते हैं तथा एवं मन की पैठ को समझाते हैं। अगला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। प्रसंग पहले जैसा। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बाल मन की कोमलता तथा उनके मधुर क्रियाकलापों का चित्रात्मक शैली में वर्णन किया। व्याख्या: कब कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल उनकी भावनाएं होती हैं। वे ऊंची उड़ान के लिए बेचैन हो उठते हैं, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए। जब वे ये दौड़ते हैं, छतों की कठोरता भी उन्हें रोक नहीं पाती। उनकी किलकारियां दूर दिशाओं में सुनी जा सकती हैं, जो इदा कदा मृदंग का आवाज देती हैं। इन बच्चों का एक तरफ से दूसरी तरफ आना वृक्ष की डाल के लचीलेपन का आवाज देता है। अर्थात बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकर्षित करती हैं। अगला पद्यखंड। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्रसंग पहले जैसा। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शरद आगमन के साथ साथ बच्चों के हृदय में उठती उमंगों तथा उनकी निडरता का वर्णन किया। व्याख्या: कब कहते हैं शरद के आगमन के साथ ही बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। वे पतंगबाजी में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें छतों में के खतरनाक किनारों का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उनकी डोर ही उनके लिए केवल मात्र सहारा बनती है। पतंग उड़ाते वक्त उनका रोमांच ही उन्हें हर आने वाले संभावित खतरों से बचाता है। कब कहता है कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है। उनके दिल में बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती हैं। बच्चों के उर्वर मन में लगातार कई कल्पनाएं पैदा होती रहती है। इस प्रकार कब इन बच्चों की लीनता का वर्णन करते हैं कि बच्चे स्वयं को पतंग से जोड़ लेते हैं। उनकी ऊंचाई की कोई हद नहीं होती। वे प्रतिस्पर्धा में हर हद को पार करना चाहते हैं। अगला पद्यखंड। अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और इसमें कवि ने कहा कि अगर वे कभी गिरते हैं तो वे पतंगों को उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं और वहां से गिर जाते हैं। और अगर वो नहीं गिरते, बच जाते हैं, तो और भी वो बिना डर के होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और ऐसा लगता है पृथ्वी उनके लिए और तेज घूम रही है।
उनके बेचैन पैरों के पास, जिससे वे बहुत तेजी चल रहे हैं। बच्चों प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।